अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द फ्रेंड ऑन अनदर वीडियो। माय नेम इज़ असलान समी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न विद असलान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो कौमी नज़रिए का इर्तिकाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर फर्स्ट में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये कहूँगा इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अपने पास एक रफ रजिस्टर अपने पास रख लें। ये इस टॉपिक में आपको मैं कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊँगा जो कि बुक में नहीं है, वो पॉइंट भी अपने पास नोट कर लें। और ये आपके लिए जो है यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके में समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन पे क्लिक करिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को करिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दो कौमी नज़रिए का इर्तिकाब। दोस्तों, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया, कैसे दो कौमी नज़रिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के जहनों में पैदा हुआ, मुसलमानों के दरमियान पैदा हुआ कि मुसलमान और हिंदू अलग कौम है और इनके लिए अलग वतन होना चाहिए। उस टाइम कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे, कुछ ऐसे हालात वाक़यात हुए थे जिन वाक़यात ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं रह सकते, मुसलमान और हिंदू एक बरसगीर पाक व हिंद के अंदर नहीं रह सकते। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। तब जाकर ये दो कौमी नज़रिया वजूद में आता। वो पॉइंट्स क्या, वो वाक़यात क्या थे, वो सारे स्टेप वाइज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बुक पे भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, स्टेप वाइज जो है ना वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि वो वाक़यात क्या थे। फिर हम यहाँ से जाएंगे बुक रीडिंग पे, वहाँ पर भी जो पॉइंट आएगा आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके दोबारा हम यहाँ पे आएंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने पहले भी बात की कि कुछ ऐसे हालात वाक़यात आए जिन्होंने मुसलमानों को के जहनों में दो कौमी नज़रिया डाल दिया कि मुसलमान और हिंदू अलग कौम है, इनके लिए अलग वतन होना चाहिए। तो हम जाते हैं इस टॉपिक पे, दो कौमी नज़रिए का इर्तिकाब। सबसे पहले हम जाते हैं मुसलमानों के दौरे हुकूमत। उससे भी पहले हम जाते हैं दो कौमी नज़रिया। दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, दो कौमी नज़रिया क्या था। दो कौमी नज़रिया ये था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, इनके रस्म व रवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनके रस्म व रवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनके मज़हब, इनके अकायद जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से ये एक वतन में नहीं रह सकते और इनके लिए अलग वतन होना चाहिए जहाँ पर वो आज़ादी के साथ, मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो सब अब हम आते हैं मुसलमानों का दौरे हुकूमत। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इस्लाम जो है बरसगीर पाक व हिंद में आया। 1712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो इस्लाम तब ही जो है हिंदुस्तान में आ गया था। और उस तब जो है एक पहला शख्स मुसलमान हुआ और मुसलमान हिंदुस्तान में एक मुसलमान कौम बन गई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मुसलमानों का बाकायदा तौर पे पूरी मुसलमानों ने बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान पर हुकूमत कब की। मुसलमानों का जो दौर है, यानी जिस दौर में मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, वो 1526 से लेके 1857 तक है, 1526 से लेके 1857 तक है। इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरान आए। आपने 7th 8th की हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा, मुगलों का दौरे हुकूमत वो यही था कि उस टाइम पे जो है बरसगीर पाक व हिंद पे मुसलमानों का जो दौरे हुकूमत जारी रहा। सबसे पहला बादशाह आया और आखिरी बादशाह, मतलब कि जिस पे आके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, वो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र पर आके इस्लाम की जो हुकूमत थी वहाँ हिंदुस्तान में, वहाँ उस इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो इस्लामी हुकूमत का, इस्लामी सल्तनत का हिंदुस्तान में वो आखिरी हुक्मरान था। बहादुर शाह ज़फ़र वो आखिरी हुक्मरान था यहाँ पर। अब क्या हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के दौरे हुकूमत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तिजारत की गर्ज से। किस चीज़ की गर्ज से? ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से आई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी गई और 1608 में हिंदुस्तान आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान आई तो बदकिस्मती से मुसलमानों के आखिरी दौरे हुकूमत में, जहाँ पर मुसलमानों के दौर जो है उसका आकर ख़ात्मा हुआ है, वहाँ पर जो आखिरी दौरे हुकूमत में जो बादशाह थे वो अक्सर नैल थे, अयाशियों में डूबे हुए थे। तो जब उन लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बादशाह कमज़ोर हो गए हैं, अयाशियों में डूबे हुए, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करते करते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों के आखिरी बादशाह हिंदुस्तान में बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके रंगून की जेल में भेज दिया। अब मुसलमानों पर और पूरे हिंदुस्तान पर जो है वो अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों से दोबारा इक़्तिदार वापस लेने के लिए मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर 1857 में 1857 में जंग लड़ी।
आपको पता भी होगा कि 1857 में मुसलमानों ने एक जंग लड़ी जिसे मुसलमान जंग आज़ादी के नाम से याद करते हैं, और इसे अंग्रेज़ गदर का नाम देते हैं। मुसलमान जो है इसे जंग आज़ादी का नाम देते हैं, और जो है अंग्रेज़ इसको गदर का नाम देते हैं। ये जंग जब हुई तो यहाँ पर पूरी तरह शिकस्त हो गई, मुसलमानों और हिंदुओं को यहाँ पर बुरी तरह शिकस्त हो गई, और 1857 में अंग्रेज़ के साथ मुकाबला किया। अंग्रेज़ पूरी तरह पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। ये था तो वो सारा वाक़या कि मुसलमान आए, मुसलमानों का दौरे हुकूमत कहाँ से कहाँ तक था। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके जो है वो कैद करके रंगून भेज दिया, और 1857 की जंग आज़ादी लड़ेगी। उसके पूरे जंग आज़ादी लड़ने के बाद क्योंकि इसमें मुसलमानों और हिंदुओं को हार हुई थी और अंग्रेज़ जीत के थे, और पूरे हिंदुस्तान पर जो है वो काबिज हो गए थे अंग्रेज़। इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने मुसलमानों के जहनों में ये दो कौमी नज़रिए का बीज बो दिया, यानी दो कौमी नज़रिया पैदा हो गया। सबसे पहला इवेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला इवेंट था उर्दू हिंदी तनाज़ा। 1867 में ये हुआ, उर्दू हिंदी तनाज़ा। अब ये उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था? उस वक्त हिंदुस्तान की में बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू थी। चंद हिंदू रहनुमाओं ने यह मुतालबा किया कि हिंदुस्तान में जो कौमी ज़ुबान होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान हिंदी होनी चाहिए, और उर्दू और फ़ारसी को हिंदुस्तान में जो पहले उर्दू और फ़ारसी बोली जाती थी उसको ख़त्म करके हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान हिंदी को करार देना चाहिए। यहाँ से जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने जब ये वाक़या देखा तो उन्होंने उस वक्त भी कह दिया था कि मुसलमान और हिंदू यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते। और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद, यानी दो कौमी नज़रिया दिया किसने? वो सबसे पहले दो कौमी नज़रिया सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया था कि मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं रह सकते। कब? उर्दू हिंदी तनाज़े की वजह से। उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था कि हिंदू ये चाहते थे कि हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान हिंदी होनी चाहिए, और उर्दू को और फ़ारसी को हिंदुस्तान से ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे पहला इवेंट ये था। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस का क्या अमल में आया? कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस उस वक्त बरसगीर में मुसलमानों और हिंदुओं की एक मुश्तरका जमात थी। इसका क़याम 1885 में हुआ। इसकी बुनियाद एक अंग्रेज़ रहनुमा A.O. ह्यूम ने रखी। कांग्रेस का मकसद क्या था कि ये मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका जमात थी, मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के मफादात की बात करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू थे, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादातर हिंदू के मफाद की बात करती थी और मुसलमानों को पीछे छोड़ती जा रही थी। और जब ये देखा कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफादात की बात कर रही है और मुसलमानों को पीछे छोड़ रही है, तो फिर मुस्लिम लीग का क्या अमल में आया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग कायम की गई। इसका मकसद ये था, ये एक मुसलमानों की जमात थी। यहाँ पर एक ऐसी जमात का मुस्लिम लीग इसलिए बनाई गई कि जहाँ पर मुसलमानों के मफाद की बात की जाए, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मुस्लिम लीग का क्या है? तो ये भी वो पॉइंट था कि देखा जा रहा था कि हिंदू जो है वो सिर्फ अपने हिंदुओं के मफाद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए मुसलमानों के मफाद की वो बात नहीं कर रहे। उसके अगला पॉइंट क्या है जी? तकसीम बंगाल। ये भी एक ऐसा इवेंट था जिसने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दरार पैदा कर दी थी। तकसीम बंगाल क्या था? बंगाल उस दौर में एक बड़ा सूबा था, काफ़ी बड़ा सूबा था। ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। अंग्रेज़ों से इसके इंतज़ामात संभाले नहीं जा रहे थे, तो इन्होंने बंगाल को तकसीम कर दिया दो हिस्से में, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। 1905 में इसको अंग्रेज़ों ने 1905 में बंगाल को तकसीम कर दिया। बंगाल तकसीम करने के बाद मशरक़ी बंगाल में ज़्यादातर मुसलमान थे, और हिंदुओं ने इस बात को भी एक वजह बना ली थी कि ये जो है हिंदुस्तान को तकसीम करने की तारीख है और मुसलमानों को यहाँ पर एक अलग सूबा दे दिया गया। तो इस पर उन्होंने काफ़ी स्ट्राइक वगैरह किए, एहतजाज किए कि बंगाल जो तकसीम बंगाल है ये फ़ैसला गलत है, इस पर वापस ले लिया जाए। तो हिंदुओं ने अंग्रेज़ की जो उस वक्त मैंने आपको पहले बताया था कि अंग्रेज़ तिजारत की घर से आए थे, तो जो अंग्रेज़ अपने मुल्क से चीज़ें यहाँ पर ला कर भेजते थे, अंग्रेज़ी सामान का हिंदुओं ने बाइकाट कर दिया। अंग्रेज़ पर इन्होंने दबाव डाला कि इस फैसले को वापस ले लिया जाए। वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे और ये एक जगह पर होकर काम करते और ये खुशहाल होते, तो वो हिंदुओं ने यहाँ पर ये मुतालबा किया कि तकसीम बंगाल के फैसले को वापस ले लिया जाए कि ये जो यहाँ पर बंगाल की तकसीम की है ये गलत है, इसको वापस ले लिया जाए। तो 1911 में तकसीम बंगाल का फैसला भी वापस ले लिया गया, और ये भी वो इवेंट था जहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दरारें पैदा हुई। सबसे बड़ी जो जहाँ पर मुसलमानों ने और दो कौमी नज़रिया वजूद में आ लिया, कायद-ए-आज़म ने भी कह दिया कि हमारे रास्ते जुदा हैं, वो क्या थी? वो थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? 1928 में हिंदुस्तान का आइन बनना था। हिंदुस्तान का एक आइन बनना था जिसमें हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें एक जगह मुश्तरक होनी थी, उन्होंने मिलकर वहाँ पर हिंदुस्तान का आइन बनाना था। इस जो इनके जो सरबराह थे, ये जमात बनी, इसके सरबराह था जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सरबराह था। आइन बनाना था, और इसने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस आइन में ऐसे शामिल किए जो कि मुसलमानों के हक़ में नहीं थे, उनके सरासर मुनाफी थे। जहाँ पर मुसलमानों की हक़ तलफ़ी हो रही थी,
तो नेहरू रिपोर्ट ये थी, इसने साफ साफ वाज़ेह कर दिया था कि हिंदू जो हैं ये मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं है। हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है मफाद की बात करते हैं, मुसलमानों की इनको कोई परवाह नहीं है। तो ये मुस्तकबिल में भी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो है इनके लिए अलग वतन होना चाहिए। यहाँ पर दो कौमी नज़रिया जो है इसका बाकायदा तौर पर ये दो कौमी नज़रिया वजूद में आ गया। उसके बाद 1937 के इंतखाबात हिंदुस्तान में उस वक्त 1937 में 1937 में इंतखाबात हुए थे, सूबाई सतह पर इलेक्शन हुए थे और इसमें हिंदू जीत गए थे, हिंदुओं को फतह हुई थी, इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद हिंदुओं ने यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मुजालिम किए, बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, उनकी हक तलफी की। तो यहाँ के इन तमाम हालात वाक़यात के बाद मुसलमानों ने दो कौमी नज़रिए का सोच लिया, मेहनत करते और ये दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया और उसने फिर आगे पाकिस्तान बन गया। अभी आपको ये पॉइंट मुश्किल लग रहे होंगे, समझ में नहीं आई, अभी हम जो है बुक की रीडिंग करते हैं, वहाँ मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा, दोबारा हम इस पर आएंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। दो कौमी नज़रिए का इर्तिकाब, दो कौमी नज़रिए को अच्छी तरह समझने के लिए हमें जनूबी एशिया में मुसलमानों की तारीख पर नज़र डालनी पड़ेगी। बड़ी सगीर में मुसलमानों का इक़्तिदार 8वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में कायम हुआ और 1885 में आखिरी मुगल फरमान बादशाह बहादुर शाह जफ़र की मौजूदगी तक जारी रहा। इस दौर में मुसलमान हुक्मरानों की अक्सरियत अपने मुसलमान और गैर मुस्लिम लिहाज से इंसाफ से पेश आई। मैंने आपको पहले भी बता दिया, मुसलमानों के दौरे हुकूमत जो था वो 1526 से लेके 1857 तक था, और जो इस दौरे हुकूमत में आखिरी मुसलमानों के जो बादशाह थे वो था बहादुर शाह जफ़र, यहाँ तक रहा। इस दौर के अंदर जो है वो मुसलमान हुक्मरान अपने मुसलमान और गैर मुसलमानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, मसावी उनके साथ उनको हकूक़ दिए गए, अच्छे तरीके के साथ पेश आए, उन पर कोई जुल्म नहीं डाला, उन पर कोई जुल्म भी नहीं किया। उसके बाद मुगल ख़ानदान के आखिरी हुक्मरानों में बेशतर नहल थे, उनकी नहली का फ़ायदा अंग्रेज़ ताजरों पर मुश्तमिल ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब उठाया, जो बतरतीज पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आखिरी दौर हुकूमत में आकर मुसलमानों के जो हुक्मरान थे वो अयाशियों में पड़ गए थे, वो नाअहल हो गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर तजारत की गर्ज से आई, उन्होंने ये देखा यार कि ये तो बिल्कुल ही नाअहल हैं, ये अपनी अपनी अयाशियों में डूबे हुए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने आकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। सर सैयद अहमद खान वो पहले सियासी रहनुमा थे जिन्होंने ये तस्वर पेश किया कि हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जिनके दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ की वजह से ज़्यादा अरसे तक साथ रहना मुमकिन नहीं है। मैंने आपको वही इवेंट भी बता दिया था कि सर सैयद अहमद खान जो थे सबसे पहले दो कौमी नज़रिया जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो सर सैयद अहमद खान थे। उन्होंने ये बता दिया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये अलग कौमें और ये एक जगह नहीं रह सकती। और वो इवेंट क्या हुआ था, वो था उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़ा देखने के बाद सर सैयद अहमद खान को ये इल्म हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक जगह नहीं रह सकते, इनका एक जगह गुजारा बहुत मुश्किल है। इसलिए दो कौमी नज़रिया सबसे पहले जिन्होंने पेश किया था वो सर सैयद अहमद खान थे। ये MCQs भी आ सकता है कि दो कौमी नज़रिया सबसे पहले जिन्होंने पेश किया था, जिसका तस्वर दो कौमी नज़रिया का तस्वर पेश किया था, वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। अपनी अमली ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में सर सैयद अहमद खान मुत्तहिदा हिंदुस्तान की कौमियत पर यकीन रखते थे। उनका ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक कौम है जो बामी इतिहाद कायम करके अपने हकूक़ की बेहतरीन हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन बाद में पेश आने वाले हालात और वाक़यात की रोशनी में सर सैयद को न सिर्फ इस सोच पर नज़रसानी करनी पड़ी बल्कि मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत के तस्वर को भी तर्क करना पड़ा। शुरू में सर सैयद अहमद खान इस बात पर यकीन करते थे कि मुसलमान और हिंदू एक कौम है, मुसलमान और हिंदू जो है इनको अलग नहीं होना चाहिए। मुसलमान और हिंदू के मुस्लिम हिंदू इतिहाद पर ये यकीन रखते थे कि वो ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू मिलकर मेहनत करें, मिलकर तामीर और तरक्की करें और अपने हकूक़ की हिफाजत करें। लेकिन बाद में कुछ हालात और वाक़यात ऐसे पेश आए जिन्होंने सर सैयद को जो ये कॉन्सेप्ट था बिल्कुल बदल के रख दिया कि मुसलमान और हिंदू एक हैं। तो उन्होंने खुद ही कहा कि मुसलमान और हिंदू एक नहीं हो सकते क्योंकि ये एक अलग कौम है, इनके नज़रियात हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये जो है एक कौम बन ही नहीं सकते। इनके ख़यालात में तब्दीली 1867 में उस वक्त आई जब बनारस के हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान के खिलाफ तहरीक शुरू की। हिंदू उर्दू की मुखालफत महज इस वजह से कर रहे थे कि ये ज़ुबान मुस्लिम दौरे हुकूमत में परवान चढ़ी थी और इसका अरबी फ़ारसी रस्म ख़त इनके लिए काबिल कबूल ना था। दोबारा आ गई वो बात कि उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस वक्त हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू और फ़ारसी थी और हिंदुओं ने यह मुतालबा किया था कि उर्दू को ख़त्म करके हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान करार दे दिया जाए। और ये वो पहला वाक़या था जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, ये एक वतन में नहीं रह सकती। और ये मुखालफत की वजह क्या थी कि उर्दू और हिंदी का रस्म ख़त जो है वो अरबी में था और ये ज़ुबानें मुसलमान दौर हुकूमत में जो है परवान चली थी। इस वजह से ये चीज़ इनको कबूल नहीं थी हिंदुओं को और ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो हिंदी होनी चाहिए। ये पहला वो वाक़या था जहाँ से दो कौमी नज़रिया पैदा हुआ जो सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था। वो क्या था, उर्दू हिंदी तनाज़े की शक्ल में। उसके बाद दूसरा मुस्लिम लीग और दो कौमी नज़रिया
1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ए ओ ह्यूम ने एक सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की। मैंने आपको पहले भी बताया 1885 में अंग्रेज रहनुमा थे जिनका नाम था ए ओ ह्यूम, और इन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। अगरचे ये जमात हिंदू और मुसलमान दोनों की यकसा नुमाइंदगी का दावा करती थी, मगर इस पर हिंदुओं का गलबा था और इसकी बेशतर पॉलिसियाँ और मुतालबात मुसलमानों के मफादात के यकसर मुनाफी थे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जमात ये दावा करती थी कि हम मुसलमान और हिंदू दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस पर हिंदुओं का गलबा था क्योंकि इस जमात में हिंदू ज़्यादा थे और जो है वो सिर्फ हिंदुओं के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। मुसलमानों के मफाद को यकसर मुनाफी कर दिया गया था, यानी मुसलमानों के मफाद की बात ही नहीं की जा रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। जब सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया तो मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग सियासी जिद्दोजहद शुरू की, जिसका मकसद अंग्रेज़ों और हिंदुओं के मुकाबले में अपने मफाद और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। सर सैयद अहमद खान ने जब दो कौमी नज़रिया पेश किया तो मुसलमानों ने उसी वक्त जिद्दोजहद शुरू कर दी थी, और उनका मकसद क्या था कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं के मुकाबले में वो मुसलमान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने लिए वो काम करें और एक अलग वतन हासिल करें। जब कांग्रेस ने हिंदुस्तान में मगरबी जमहूरियत कायम करने का मुतालबा किया तो मुसलमानों के एक वफ़द ने 1906 में उस वक्त के अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड मंटो से शिमला में मुलाकात करके उनसे मुसलमानों के लिए जुदागाना तर्ज इंतखाब का मुतालबा किया, ताकि मुसलमान इसी असूल के तहत अपनी नुमाइंदों का इंतखाब करके कानून साज कौंसिल में अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बना सकें। इंडियन नेशनल कांग्रेस और दीगर हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों के इस मुतालबात की शिद्दत से मुखालफत की थी। न सिर्फ ये कि बल्कि 1905 में जब बंगाल के सूबे को इंतजामी वजूहात की बिना पर दो सूबों में तकसीम किया गया तो हिंदुओं ने इस फैसले की महज इस वजह से मुखालफत की कि इसमें एक सूबे में यानी मशरकी बंगाल और असम में मुसलमान अक्सरियत कायम हो गई थी। मैंने आपको ये बात भी पहले बताई थी कि सूबे बंगाल की तकसीम कि सूबे बंगाल एक बड़ा सूबा था, इसको इंतज़ाम करना, इसको मैनेज करना वो अंग्रेज़ों से मुश्किल हो गया था। इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, मगरबी बंगाल और मशरकी बंगाल में ज़्यादातर मुसलमान थे। अब हिंदुओं ने इस चीज़ की मुखालफत की थी कि जो है ये तकसीम गलत है, और मुखालफत की वजह क्या थी कि मशरकी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो गए थे, अब अपनी तमीर और तरक्की के लिए काम कर सकते थे। मगरबी बंगाल के सूबे को तकसीम किया गया था 1905 में। इसका फैसला 1905 में किया गया था कि बंगाल के सूबे को तकसीम कीजिए। हिंदुओं ने इसके खिलाफ स्ट्राइक किए, एहतजाज किए कि नहीं जी ये मुतालबा बिल्कुल ही गलत है, और अंग्रेज़ी मसनूआत को इन्होंने इस्तेमाल करने से बाइकाट कर दिया और अंग्रेज़ पर जो है इन्होंने दबाव डाला कि इस फैसले को वापस लिया जाए। तो फिर 1911 में ये फैसला वापस ले लिया गया, तकसीम बंगाल का फैसला वापस ले लिया गया कि जैसा बंगाल पहले था अब वैसे ही है, दोबारा कोई मशरकी बंगाल मगरबी बंगाल नहीं है, वही बंगाल है जैसा पहले था। इन हालात के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग सियासी जमात के क़याम की ज़रूरत महसूस की और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। ये तमाम हालात मुसलमानों ने देखे कि जो है वहाँ पर कांग्रेस वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रही है, उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उसके बाद ये बंगाल की तकसीम का फ़ैसला आया, तो इन तमाम हालात और वाक़यात को देख कर मुसलमानों ने ये चीज़ महसूस की कि इनके लिए एक अपनी अलग जमात होनी चाहिए, जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अपने लिए काम करें, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने लिए जहाँ पर वो मुसलमानों के एक ऐसी जमात बनाई जाए जो मुसलमानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो ये जमात बनाई गई थी 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया। मुस्लिम लीग ने 1906 से लेकर 1928 तक दो कौमी नज़रिए के तहत हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की। मुस्लिम लीग ने 1906 से लेकर 1928 तक मुसलमानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की, काम किया, हर फोरम पे जाके मुसलमानों की मतलब उनका हक़ माना। लेकिन 1928 में हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के लिए एक मुतफ़िक़ा आइन बनाने की कोशिश की गई थी। इस अर्ज़ से एक कमेटी कायम की गई जिसमें हिंदुओं और कांग्रेसी रहनुमाओं की अक्सरियत थी। इस कमेटी का सरबराह कांग्रेस का एक रहनुमा मोतीलाल नेहरू था, और इसने जो रिपोर्ट पेश की थी उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट की सिफारिशात मुसलमानों की ख्वाहिशात और मफाद के सरासर मुनाफी थी। मैंने बताया था 1928 में हिंदुस्तान में एक आइन बनना था। आइन कभी मैंने आपको बता दिया था, आइन वो होते हैं जो आपकी हुकूमत को चलाने के लिए इंतज़ामात वगैरह होते हैं, वो आइन की शक्ल में होते हैं। आइन बनाना था हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें, यहाँ पर मुस्लिम लीग हो गई और दूसरी जितनी सियासी जमातें थी साथ कांग्रेस, एक जगह पर आ गई। और अब यहाँ पर इस जमात का सरबराह हिंदुओं के एक रहनुमा मोतीलाल नेहरू को बना दिया गया कि आप मिलकर एक आइन बनाएं, और इसने जो है वो कुछ पॉइंट्स पेश किए थे, और ये पॉइंट्स मुसलमानों के सरासर मुनाफी थे, मुसलमानों के वफाद के जो है वो बिल्कुल मुनाफी थे। इसमें मुसलमानों का मतलब कि बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया गया कि मुसलमानों के जितने भी मफाद थे मुसलमानों के, उनको ख़त्म कर दिया गया।
यहाँ पर ये वाज़ेह हो गया कि हिंदू मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद की बात करते हैं, मुसलमानों के जो है ये मफाद की बात नहीं कर रहे, ये मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है। तो इसी नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू मुसलमान इतिहाद के इम्कान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि हिंदू अक्सरियत के तहत मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत के तहत मुत्तहिद हिंदुस्तान में उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। नेहरू रिपोर्ट के बाद मुसलमानों को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मुसलमान और हिंदू एक जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे, और जिस वजह से ये बात तो मुसलमानों पर वाज़ेह हो गई कि अब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बहुत ही मुश्किल है। नहीं, हिंदू और मुसलमान एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते, इनके लिए अलग वतन होना चाहिए। और यहाँ पर ही जो है दो कौमी नज़रिया वजूद में आ गया था। उस वक्त इस अहम मोड़ पर कायद-ए-आज़म ने फरमाया, यहाँ से हमारे रास्ते जुदा होते हैं। कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर फरमाया कि यहाँ से हमारे रास्ते जुदा होते हैं, और यहाँ से मतलब कि जदोजहद शुरू हो गई, मतलब कि नज़रिए पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान जो है वो हासिल किया गया था। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमानों और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की कि हिंदुस्तान की तकसीम किए बगैर मुसलमानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, मगर हिंदू अक्सरियत और कांग्रेस के ज़ुअमा के मुसलमान मुखालिफिन रवैये ने इन पर इस बात पर मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान की तकसीम के लिए एक अलग और आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा करें। कायद-ए-आज़म इन लोगों ने ये कोशिश की थी कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो, सारे एक जगह होकर रहें, लेकिन जब देखा कि हिंदू जो है वह मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, हिंदुओं की जितने भी स्ट्रेटजी हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है, अब मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं रह सकते, तो तब जाकर इन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया कि हमारे लिए एक अलग वतन होना चाहिए, जहाँ पर जो है वो हम ज़िंदगी गुजारें, अपने मज़हब के तहत जो है सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद एक और अहम पॉइंट क्या था, 1937 में हिंदुस्तान में सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुनक़िद हुए। हिंदू अक्सरियती सूबों में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में कांग्रेस ने इन सूबों में अपनी हुकूमत कायम की, और इनके दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों ने ज़ोर पकड़ गई, जो मुताबिक़ पाकिस्तान की सूरत में सामने। इस तरह दो कौमी नज़रिए से नज़रिए पाकिस्तान ने जन्म लिया। 1937 में हिंदुस्तान में सूबाई इंतखाब हुए, मतलब कि हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई, यानी हिंदू जो है वो कांग्रेस की जमात जीत गई, और इस जीतने के बाद इन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। हुकूमत कायम की, और इनके दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई, इन पर जुल्म किए गए, इन पर नाइंसाफ़ियाँ इनके साथ की गई, और यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा शुरू कर दिया, उसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, और यही वो पॉइंट था जहाँ पर दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले दोबारा हम इस पर आते हैं। जैसे ये बना हुआ है, आप इसको अपने पास ये जो है ग्राफ अपने पास बिल्कुल वैसे ही बना लें, यहाँ पर चीज़ें हूबहू आप नोट कर लें वैसे ही, तो आपको खुद चीज़ें समझ में आती जाएंगी, और आसान याद करने में सारे टॉपिक को आसानी होगी, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन भी है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, और जब तक आपको ये अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो पेपर में भी आप नहीं लिख सकते। तो क्या था, मुसलमानों का दौरे हुकूमत, हमने बात की मुसलमानों ने का दौरे हुकूमत जो है वो 1526 से 1857 तक कायम रहा। मुसलमानों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, तो उन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल नहल हो गए हैं, इनके बादशाह अयाशियों में डूब गए हैं, तो इन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके इन्होंने रंगून भेज दिया था। रंगून भेजने के बाद मुसलमानों ने अब अंग्रेज़ से जो है दोबारा अपना अंग्रेज़ से जान छुड़ाने के लिए, इनसे आज़ादी लेने के लिए मुसलमानों ने 1857 यानी 1857 में जंग लड़ी, जिसे हम कहते हैं जंग आज़ादी, और गदर के नाम से भी इसको याद किया जाता है। इसमें मुसलमान और हिंदू मिलकर लड़े, लेकिन इसमें बदकिस्मती से शिकस्त हो गई। शिकस्त होने के बाद अंग्रेज़ जो है वो पूरी तरह पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गया। उसके बाद जो है अब किस तरह दो कौमी नज़रिया का इर्तिका होता गया, और दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार करता गया। सबसे पहले जो है सर सैयद अहमद ख़ान और उर्दू हिंदी तनाज़ा क्या था कि 1867 में तब हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू थी, और हिंदुओं ने यह मुतालबा किया था कि यहाँ उर्दू नहीं होनी चाहिए, उर्दू की जगह हिंदुस्तान की जो है कौमी ज़ुबान वो हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान हिंदी होनी चाहिए, और उर्दू और फ़ारसी को हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान ख़त्म किया जाए, और यहाँ पर जो है वो जो हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। इधर यहाँ पर ये उर्दू हिंदी तनाज़ा होने के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू अलग कौम है, ये एक जगह इनका रहना मुश्किल है, ये एक जगह एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। उसके बाद कांग्रेस का क़याम हुआ। कांग्रेस जो है वो
मुतालबा करी थी। कांग्रेस का ये था कि हम मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मफाद की बात करी थी और मुसलमानों के मफाद की कोई बात नहीं करी थी, उनको पीछे छोड़ रही थी। इस टाइम इस चीज़ को देख कर फिर मुस्लिम लीग कायम की गई। मुस्लिम लीग का क्याम हुआ, इसका मकसद ये था कि मुसलमानों के जो है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुसलमानों के जो है फ़ायदे की कहीं बात की जाए और उनके जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उसके बाद एक और पॉइंट था तक़सीम बंगाल का फ़ैसला। तक़सीम बंगाल यानी हिंदुस्तान में बंगाल की सूबा था, एक बहुत बड़ा सूबा था जिसको इंतज़ामी वजूहात की बिना पर दो सूबों मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल में तकसीम किया गया। मशरक़ी बंगाल में मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में थे और हिंदुओं ने यह मुतालबा किया था कि ये फ़ैसला गलत है, इसको वापस लिया जाए और इसकी तकसीम को ख़त्म किया जाए, कि तकसीम बंगाल का फ़ैसला जो है वो गलत है। इसके खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक किए, एहतजाज किए और अंग्रेज़ी साजो सामान का भी इनकार कर दिया लेने से। फिर आखिर 1911 में ये फ़ैसला भी वापस ले लिया गया तकसीम बंगाल का, कि यानी बंगाल जैसे पहले था अब भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? 1928 में आइन बनाना था। तमाम सियासी जमातें एक जगह हुई आइन बनाने के लिए और इस आइन बनाने में जो इस सारी जमात का जो सरबराह था वो मोतीलाल नेहरू था और इसने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए, इसने आइन में कुछ ऐसे पॉइंट शामिल करने की कोशिश की जो मुसलमानों के मफाद के लिए बिल्कुल यकसर मुनाफी थे। जहाँ पर मुसलमानों के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं था, मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही थी, तो यहाँ पर ही कायद-ए-आज़म ने फरमा दिया कि हमारे रास्ते आपसे बिल्कुल जुदा हैं। 1937 के इंतखाबात, 1937 में जो है सूबाई सतह पर इंतखाब हुए, जहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीत गई, इसने अपनी हुकूमत कायम की। हुकूमत कायम करने के बाद इन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती शुरू कर दी, तो यहाँ पर जो है दो कौमी नज़रिए का जो है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरतें पैदा हो गई। ये सारे वो हालात व वाक़यात थे, ये सारे वो वाक़यात थे जिन्होंने मुसलमानों के दरमियान दो कौमी नज़रिया पैदा किया और फिर ये दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं आपको ये चीज़ अपनी तरफ से और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आपके सवालात का जवाब मैं यहाँ पर आपको दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर अब आप पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी करनी है, जहाँ से भी करें, नोट से करें, कोई नोट्स आपने खरीदे हुए हैं वहाँ से आप तैयारी करें या आप बुक से तैयारी करें, तो इन चीज़ों को देखें, अपने पास नोट करें, अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। अगर अब भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में आकर मुझे मैसेज कीजिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नज़रिया पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इक़बाल के फ़रमूदात की रोशनी में।